नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे भृगुनंदी नाड़ी के इस चैनल में। आज का वीडियो जो है वो विवाह से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप लोग किसी भी जन्म पत्रिका में विवाह की घटना कब घटित होगी, अर्थात किसी जातक का विवाह कब होगा, ये आप लोग जान सकेंगे। तो इस विषय को लेने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप में से किसी एक दर्शक ने मुझे कमेंट किया था किसी वीडियो में, मुझे जहाँ तक याद आ रही है ये बात, कि सर कृपया कर टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए एक वीडियो बनाएं। तो समय का अभाव होने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पाया, परंतु आज जो है मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो और विलंब न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पुरुष की पत्रिका के लिए शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है और स्त्री जातक में मंगल जो है वो पति का कारक होता है। तो मैंने जो ये एग्जाम्पल ले रखा है, ये एक पत्रिका मैंने देखी थी कभी, तो इस पे जो है विवाह जो है वो घटित हुआ। और जब बृहस्पति जो है मेष राशि में गोचर कर रहे थे और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, तब ये घटना घटित हुई। किस प्रकार से, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो नेटिव है, नेटिव का जो शुक्र है, जन्म का शुक्र, वो तुला राशि में विद्यमान है। तत्पश्चात क्या हुआ कि शनि जब कुंभ राशि में आए तो इस जन्म के शुक्र से शनि का त्रिकोण का संबंध बना, जो कि भृगुनंदी नाड़ी में इस त्रिकोण संबंध को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके पश्चात जो है गुरु जो है जैसे ही मेष राशि में इसने एंट्री ली, तो क्या हुआ कि शनि तो एक कारण बना हुआ ही था, क्योंकि कर्म कारक जो है वो शुक्र से उसका संबंध था। तो शनि कुंभ राशि में गोचर करते वक्त अपने 2.5 वर्ष के कालखंड में ये दिखा रहे थे कि शुक्र को सक्रिय वो कर रहे हैं। और जैसे ही बृहस्पति मेष में आए और इस शुक्र को अपोजिशन दिया, अर्थात इस शुक्र को मॉडिफाई किया, या फिर इस शुक्र को वो दृष्टि प्रदान कर रहे थे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गोचर का जीव जो है वो पत्नी के कारक के सामने आ गया। ठीक है, इस कारण से जो है शुक्र का संबंध जो है गुरु और शनि, दोनों ही गुरु और शनि जो कि गोचर में कुंभ और मेष से जा रहे थे, उससे जन्म के शुक्र का संबंध बना। इस कारण से यहाँ पर विवाह घटित हुआ। और देखिए, इसको अगर हम लोग ये देखेंगे, आप लोग अगर ये सोचेंगे कि शनि तो कुंभ राशि में जो है वो 2.5 वर्ष तक रहने वाला है और बृहस्पति जो है वो मेष राशि में 1 वर्ष पर्यंत रहेगा, तो इसमें और अगर टाइम को शॉर्ट करना है तो आप लोग यहाँ पर सूर्य का गोचर लगा सकते हैं। इससे महीने तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तत्पश्चात जो है चंद्र का गोचर लगाएंगे, और जिस प्रकार से भृगुनंदी नाड़ी में संबंध बनते हैं ग्रहों के आपस में, उसी प्रकार से हम लोग घटना का काल निर्धारण लगभग 2-3 दिन के आसपास में हम लोग बैठा सकते हैं, और वो वहाँ पर घटना घटित होती है। तो गुरु और शनि ने मिलकर इस शुक्र को एक्टिवेट किया है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में जब सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे थे, उस समय पर इनका विवाह हुआ है। तारीख मैं नहीं बताऊंगा, तो इसके ऊपर आगे फर्दर हम लोग और कभी बात करेंगे। इसमें राहु केतु की क्या भूमिका है, क्योंकि राहु केतु भी मंदगामी ग्रह हैं, तो उनका गोचर भी देखना आवश्यक है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग से कि राहु केतु को लेकर मैं कुछ शोध कर रहा हूँ, और कुछ डेटा मेरे पास में जो है वो एकत्र हो गया है। फर्दर मैं उस पर और कार्य कर रहा हूँ। जैसे ही कार्य संपूर्ण होगा तो मैं आप लोगों के समक्ष अवश्य ही रखूँगा। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग आज का जो ये विषय है वो समझ चुके हैं। इसी प्रकार से स्त्री जातक की पत्रिका में जब मंगल को, जन्म के मंगल को
गुरु और शनि प्रभावित करेंगे गोचर के माध्यम से, उस समय पर उस स्त्री जातक का या कन्या का विवाह जो है होता है। ठीक है, इसको और ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कई बार पत्रिका में कुछ विशेष प्रकार के योग बने होते हैं, जिस प्रकार जैसे कि मैं कहूँ कि मंगल का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कहीं मंगल जो है वो इमेजिनरी एक्सचेंज में कार्य कर रहा है, अंदर अंदर काल्पनिक परिवर्तन कर रहा है ना, या फिर मंगल वक्री है। ठीक है, इस प्रकार से और भी कई प्रकार से जो है संबंध बन सकते हैं। इसको देखने की आवश्यकता है कि जैसे कि एक सिद्धांत है डिस्पोजिटर का, जैसे कि मंगल यदि बुध की राशि में अगर स्थित होगा तो ऐसा भी देखने में आएगा कि गुरु और शनि गोचर करते वक्त बुध को जब प्रभावित कर रहे हैं तो उस समय पर विवाह हो जाएगा, क्योंकि मंगल का राष्ट्राधिपति बुध है। इस तरह से आपको समझना होगा कि हर समय एक ही सूत्र से कार्य नहीं होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि वो चीज़ों को समझ सके। जो ज्योतिष के जो आरंभिक सूत्र रहते हैं कि ग्रहों का आपस में जुड़ाव किस प्रकार से है, ग्रह किस राशि में बैठे हैं, उनका राष्ट्राधिपति कौन है, कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, इस प्रकार के जो साधारण जो संबंध बताए जाते हैं उनका फलित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है इन सूत्रों का, तो इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। फर्दर ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सूत्र को समझ चुके हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी में एक बात आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि गुरु और शनि इन दोनों से ही सभी घटना घटित होती है। ये दो ग्रह जिन जिन ग्रहों के आसपास जाएंगे, जिनके ऊपर जाएंगे, जिनको देखेंगे, उन ग्रहों के शुभ या अशुभ परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। फर्दर क्या है कि भृगुनंदी नाड़ी को लेकर के अभी कई प्रकार की जो है बातें जो हैं हो रही हैं, मुझको सुनने में आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई भृगुनंदी नाड़ी जो है वो आरजी राव ने ट्रांसलेट की थी, सिर्फ मतलब आरजी राव को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है और अपनी नाड़ी को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो मतलब कि किसी ने अगर कोई रिसर्च बेस्ड या कुछ रिसर्च के ऊपर कार्य कर दिया, कुछ रिसर्च कर लिया है नाड़ी के ऊपर, तो अपने आप को ही इतना ऊपर रखना कि मेरी नाड़ी ही सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है, बाकी तो नाड़ी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। फिर फर्दर उसमें ये बात कहना कि गुरु लगन बनाना, तो देखिए भृगुनंदी नाड़ी में जीव लगन बनाने का विधान तो है नहीं, क्योंकि लग्न की परिभाषा वहाँ है ही नहीं। फर्दर अगर हम, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग प्रयोग कर रहे हैं कि गुरु को लग्न बना करके उसे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उससे गणना कर रहे हैं, फिर थर्ड हाउस का लॉर्ड की गणना कर रहे हैं, तो मे भी उनको रिजल्ट आ रहा होगा, तभी तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आज ज्योतिष की कोई भी विधा हो, ठीक है, आप जनरल पराशर से स्टार्ट करके कहीं भी चले जाइए, आगे तक कोई भी विधा में चले जाइए, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा कहना ऐसा नहीं है कि नाड़ी नाड़ी बस नाड़ी एक ही हो गई। आपका उद्देश्य इतना ही मात्र है कि सामने जो परीक्षक है, जो क्लाइंट है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है, उसके भाग्योदय के लिए, उसके कष्ट के निवारण के लिए कार्य करना है। उसमें इस प्रकार का कटाक्ष करना कि गुरु लगन जो है बना रहे हैं और वहाँ से देख रहे हैं, तो क्या गुरु ग्रह पर निवास कर रहे हैं, अर्थात उनका प्रश्न है उन महानुभाव का कि क्या आप लोग गुरु ग्रह पर वास कर रहे हैं। अरे प्रभु, महर्षि पराशर ने चंद्र लगन और सूर्य लगन की भी गणना दी है कि सूर्य लगन से विचार करो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पराशर ये कह रहे थे, पराशर मूर्ख थे क्या जो वो कह रहे थे कि सूर्य लगन से भविष्य देखो, अर्थात क्या यहाँ पर आप ये प्रश्न करेंगे कि क्या सूर्य लगन से विचार करने वाला क्या व्यक्ति जो है जिस जातक की वो सूर्य ग्रह पर जाकर रह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या मतलब एक इंसान अगर कुछ रिसर्च कर लिया है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा बताने लगता है। दूसरी किसी भी विधा का अपमान करना है और अपने विधा को श्रेष्ठ बताना है, अपने ही किसी नाड़ी की किसी पद्धति, जो भी पद्धति है, ठीक है, उसके ऊपर ही अपने आप को एकदम से ये कर देना है कि सब तो ये है, आरजी राव तो सिर्फ ट्रांसलेटर थे। अरे महानुभाव, आपने रिसर्च किया, बहुत बढ़िया बात है, वो सराहनीय है,
कोई भी व्यक्ति यदि ज्योतिष में कुछ करता है तो वो सराहनीय है, परंतु ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है। आरजी राव ने जो कार्य किया, आज वो फेमस हो रखा है। वो चीज़ क्यों फेमस हो रखी है वो चीज़, कि कहीं ना कहीं लोग जान रहे हैं कि ये कार्य कर रही है। पराशर में द्विद्वादश का संबंध जो है वो तो पराशर में भी लिया जाता था, परंतु वो केवल पाप कर्तरी शुभ कर्तरी के माध्यम से ही देखा गया आज तक। परंतु भृगुनंदी नाड़ी ने, आरजी राव की इस मेथोडोलॉजी ने उन्होंने अगर ट्रांसलेट भी किया तो उसके बाद फिर उन्होंने भृगुनंदी नाड़ी अगर ट्रांसलेट भी की और बुक भी लिखी, तो उसके बाद उन्होंने और भी कई ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने मेथोडोलॉजी भी दी है। तो ऐसा तो नहीं है। तो केवल इस प्रकार की बात करना कि अगर आरजी राव साहब तो सिर्फ ट्रांसलेटर थे, तो ठीक है, आरजी राव सिर्फ ट्रांसलेटर थे और आप जो है आप नाड़ी के बहुत बड़े मर्मज्ञ विद्वान हो गए, तो अच्छी बात है, आप बड़े बनिए। और जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं तो उन लोगों को आप नीचा दिखाइए। अगर आपको इसी में आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही कीजिए, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी मेरे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भृगुनंदी नाड़ी जो है या ज्योतिष की कोई भी विधा हो, वो अपने आप में ही एक स्थान रखती है ज्योतिष के क्षेत्र में। और आप कोई भी विधा का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी विधा का इस्तेमाल कीजिए, उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको फलित करना है। क्लाइंट को ये मतलब नहीं होता कि आप नाड़ी से करते हैं या आप जैमिनी से करते हैं, पराशर से करते हैं, केपी से करते हैं या आप और भी किसी लाल किताब से करते हैं। क्लाइंट को तो रिजल्ट चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। तो किसी भी विधा का अपमान करना, किसी भी विधा को नीचा दिखाना और अपने को करना, अपनी विधा को ऊपर रखना कि यही नाड़ी सही है, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।